सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के शांति शिक्षा विषय के लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 9 को पढ़ने वाले हैं, और जो कि है सतत विकास एवं पर्यावरण। यानी कि जो हमारा विकास हो रहा है, जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, वो बहुत ही तेजी से हो रहा है। आप देख सकते हो, चाहे गांव हो, शहर हो, तेजी से सड़कें बन रही हैं, तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, पार्क बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बिल्डिंग्स बन रही हैं। सतत विकास तो हो ही रहा है, लेकिन हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, जिससे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको सही से हवा पानी मिल पाए। इसीलिए यहाँ पर सतत विकास के साथ पर्यावरण की भी बात की गई है। तो ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सतत विकास का अर्थ और परिभाषा। सतत विकास का क्या अर्थ है और इसकी परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सतत विकास अंग्रेजी के दो शब्दों सस्टेन प्लस डेवलपमेंट से मिलकर के बना है। सस्टेन का अर्थ है संभालना और या सपोर्ट करना या पोषित करना या नरिश करना, और डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास या जीवन की गुणवत्ता में सुधार। तो सतत विकास की आवश्यकता की शुरुआत 1962 में हुई। सतत विकास का अभिप्राय आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना भी है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखना है, जिसकी बात मैंने की कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें भी पीने के लिए साफ पानी मिले और सांस लेने के लिए प्योर ऑक्सीजन मिले। इसीलिए जो पर्यावरण है उसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है सतत विकास के साथ साथ। सतत शब्द को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। पहला है सतत विकास का अर्थ ऐसी स्थिति से है जो हमेशा के लिए बनी रहे। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से हो जिससे पर्यावरणीय असंतुलन न हो तथा प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक शोषण न हो। सतत विकास का क्या उद्देश्य है? देखिए, सतत विकास के कुछ दूरगामी तथा व्यापक उद्देश्य हैं जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्रीय बंधनों से मुक्त हैं। ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना। दूसरा है ऐसी नई वैज्ञानिक तकनीकों की खोज करना जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करें। इसके बाद है विविधता की रक्षा करना तथा विकास की नीतियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना। फिर है शासन की संसाधनों का विकेंद्रीकरण करना और उन्हें अधिक लचीला, पारदर्शी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना। पांचवा है विश्व के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ाना, क्योंकि केवल शांति ही मानवता के व्यापक हितों की रक्षा सुनिश्चित करती है। ठीक है, अब देखिए सतत संपोषणीय विकास की अवधारणा के मूल तत्व क्या हैं। तो सतत संपोषणीय विकास की अवधारणा के मूल तत्व निम्नलिखित है। पहला है मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना। दूसरा है मनुष्य की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित करना। तो आधारभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान ही है किसी भी व्यक्ति का सबसे पहला जो आधारभूत आवश्यकता होती है। और फिर उसके बाद जब उसकी ये आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो फिर अपने वर्तमान और भविष्य की भी चिंता करता है कि उसे और कौन कौन से सुविधा युक्त संसाधन चाहिए उसके जीवन में। जैसे कि कोई चूल्हे पर खाना बना रहा है तो वो आगे सोचेगा ना कि मैं भी गैस चूल्हे पर खाना बनाऊं। इस तरीके से कोई साइकिल से चल रहा है तो वो सोचेगा मेरे पास बाइक हो, जिसके पास बाइक है वो सोचेगा मेरे पास कार हो। तो इस तरीके से धीरे धीरे इंसान अपनी सुविधा की चीजों को खरीदता चलता है, जैसे जैसे वह कमाता है या उसके अर्निंग के जो संसाधन है वो बढ़ते जाते हैं। फिर है आर्थिक विकास के साथ साथ प्राकृतिक पूंजी का भी संरक्षण। प्रदूषण कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण एवं विकास के मध्य अंतर्निर्भरता और पर्यावरण तथा परिस्थिति का तंत्र का संरक्षण। फिर देखिए सतत विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका क्या महत्व है। तो खनिज पदार्थों तथा वनों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने के लिए सतत विकास की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें संसाधनों का वहनीय उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए धातुओं को खोदने के बजाय उपलब्ध धातुओं को पुनर्चक्रण के द्वारा प्रयोग में लाना चाहिए। यदि किसी स्थान से पेड़ों की कटाई की जाती है तो आसपास के स्थानों में कम से कम उतनी ही संख्या में या उससे अधिक संख्या में पेड़ लगा दिए जाने चाहिए। अतः सतत विकास की आवश्यकताओं को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट हम कर सकते हैं। पहला है प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने हेतु।
दूसरा है मानव प्रगति एवं विकास हेतु, पर्यावरण प्रबंधन हेतु, फिर है मानव जिज्ञासा के समाधान हेतु, फिर है अधिगम एवं शिक्षा हेतु, और लास्ट में आता है जीवन का अस्तित्व बचाने हेतु। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से यही चीज कही जा रही है कि अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, अगर हम ढेर सारे पेड़ काट रहे हैं, तो कम से कम हम जितने पेड़ काटे उससे अधिक तो नहीं लगा सकते, तो उससे कम भी ना लगाएं, उतने पेड़ तो कम से कम हमें लगाने ही चाहिए। ये यहाँ पर इसकी बात हो रही है, ठीक है। और अगर इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा जो पर्यावरण प्रबंधन है वो अच्छे से हो पाएगा, और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें भी स्वच्छ हवा मिल पाएगी सांस लेने के लिए। अब देखिए वनोन्मूलन और वनों की कटाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए वन प्राकृतिक संसाधनों के महत्वपूर्ण घटकों जैसे कि पेड़ पौधे, वनस्पति तथा जीव जंतुओं से समृद्ध होते हैं, जिस पर प्राणी मात्र का अस्तित्व टिका हुआ है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण तथा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण वन क्षेत्रों में तेजी से कमी होती जा रही है। जैसे अगर कहीं पर फैक्ट्री लगानी, फैक्ट्री तो छोड़ दीजिए, कहीं अगर किसी को दुकान ही खोलनी है और वो जो पेड़ है वो रास्ते में आ रहा है, तो उस पेड़ को लोग काट देते हैं क्योंकि रास्ते की दुकान लोगों को दिखे। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो पेड़ तो कट गया, उसकी जगह पर अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो वो जो ऑक्सीजन दे रहा था उतनी ऑक्सीजन तो कम हो गई ना वहां के लोगों को मिलना। तो इसीलिए अगर जो औद्योगिकरण हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, शहरीकरण हो रहा है, लोग गांव से शहर की तरफ आ रहा है जिससे पेड़ों की कटाई हो रही है, तो उन जगहों पर अगर पेड़ नहीं लग सकता तो उनकी जगह पर कहीं और हम पेड़ लगाएं, लेकिन पेड़ लगाएं जरूर। बस बात यही हो रही है कि पर्यावरण की रक्षा हम करें जरूर हर हाल में। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वनों की कटाई को भी वनोन्मूलन की संज्ञा दी जाती है। अब आपको पता है जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारे देश की, शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, लोग गांवों से शहरों की तरफ आ रहे हैं रोजगार के चक्कर में, ठीक है। औद्योगिकरण यानी कि अलग अलग उद्योग धंधे लग रहे हैं, अलग अलग कल कारखाने खुल रहे हैं, तो इन सभी से कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई तो हो ही रही है। अब देखिए वनोन्मूलन के मुख्य जो कारण है वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काट रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई देखकर यह तो स्पष्ट है कि वन मानव के लिए बहुत उपयोगी हैं। वनों की कटाई के दो प्रमुख कारण प्राकृतिक कारण तथा मानवीय कारण हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक कारण क्या है, देखिए प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि मृदा अपरदन, भूस्खलन तथा प्रचंड वायु के वेग से वनों का विनाश हो जाता है। इन सभी कारणों को प्राकृतिक कारण, जैसे कि कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, बहुत तेज तूफान आ गया, या कोई इस तरीके साइक्लोन आ गया, तो वहां पर क्या होता है बहुत भारी मात्रा में पेड़ गिर जाते हैं, या जो सूखे हुए पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं, या हरे पेड़ जो बिल्कुल लंबे होते हैं वो जो झेल नहीं पाते हैं हवा की रफ्तार को वो गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये प्राकृतिक घटनाओं की वजह से पेड़ गिर गए। लेकिन मानवीय कारण में देखिए मानव अपने क्रियाकलापों के माध्यम से वनों का विनाश करता है। उनमें से कुछ कारण हैं जो कि इस प्रकार है। पहला है वनों की कटाई। तो वनों की कटाई यद्यपि वन उद्योगों के लिए कच्चे माल के प्रमुख स्रोत है, तथापि मानव बिना किसी योजना के तथा मनमाने ढंग से वनों को भी काटता जा रहा है तथा उनके बदले में वृक्षारोपण भी नहीं कर रहा है। जैसे कि अब घरों में जो लकड़ी का काम होता है उसमें लकड़ी के लिए घरों में जो आप बेड देखते हो, फर्नीचर देखते हो, वो सब लकड़ी से ही बनते हैं। तो लकड़ी अगर है आ रही है तो कहीं ना कहीं पेड़ भी कट रहा होगा। जिन जिन कागजों का हम प्रयोग करते हैं घरों में, जिन पर हम लिखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं लकड़ी से ही आ रहे हैं। तो इस तरीके से लकड़ी, जिस बेंच पर हम बैठ रहे हैं वो भी लकड़ी से ही बना है। तो लकड़ी का उपयोग तो हम बहुत कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, लेकिन जिन पेड़ों को काट करके वो लकड़ियां बनाई गई हैं उन जगहों पर पेड़ लगा या नहीं लगा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम कि जितनी चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं लकड़ियों की, उतने पेड़ हम लगा नहीं रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ ईंधन की मांग 65 मिलियन टन से बढ़ करके वर्ष 2020 तक 300 से 500 मिलियन टन हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर डाटा एग्जैक्ट नहीं लिखा है, 2000 है, 2001 है या फिर ये 2020 है, तो इसको आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा गूगल पर। वैसे इस तरीके का सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये आप लोग जानिए कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जो लकड़ियां हैं उनका भी दोहन बहुत बढ़ गया है और लकड़ी के ईंधन की भी मांग बहुत बढ़ गई है। फिर है विकास परियोजनाओं का संचालन। तो विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं, बांधों, सड़कों व खनन के कारण भी वनों की कटाई की जा रही है। अब है भोजन की बढ़ती मांग। तो कृषि योग्य भूमि के लिए वनों की कटाई की जा रही है। अत्यधिक चराई, शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति,
कृषि संबंधी अज्ञानता, झूम खेती और उद्योगों के लिए कच्चा माल, इन सभी के कारण जो वनों की कटाई है वो हो रही है। अब देखिए भूमि अवक्रमण या भूमि अपरदन क्या है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जड़ों का एक कार्य मृदा को बांधे रखना है। जहां घास, पेड़ पौधे आदि उगते हैं, वहां पर हवा या बढ़ते जल से मृदा पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता तथा भूमि बंजर होने से बच जाती है। इसके विपरीत वनों को साफ करने से मृदा की ऊपरी सतह ढीली पड़ जाती है तथा हवा या जल के साथ चली जाती है। इसे ही हम कहते हैं मृदा अपरदन। खासकर बाढ़ के कारण ये बहुत देखने को मिलता है। मृदा अपरदन के कारणों में देखिए अत्यधिक चराई, फिर वनों में आग लगाना, वनों की कटाई, कृषि के गलत तरीके और मानव, ये सभी आते हैं मृदा अपरदन के कारण में। अब सतत विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम क्या प्रयास कर सकते हैं? तो देखिए सतत विकास के उद्देश्यों तथा मूल्यों को लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास हुए हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन, दूसरा है पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग की स्थापना, तीसरा है पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र, चौथा है कार्यसूची 21, फिर है सतत विकास पर जोहान्सबर्ग सम्मेलन, फिर है क्योटो प्रोटोकॉल और फिर है जलवायु परिवर्तन पर बाली सम्मेलन। इसके बाद स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सन 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर आयोजित सम्मेलन पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर चर्चा का विषय बने। पहली बार वायु प्रदूषण और रासायनिक विषैलेपन जैसे मुद्दे पर विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बनाया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप एक स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें मानव पर्यावरण की रक्षा के लिए 26 सिद्धांत तथा उनको क्रियान्वित करने के लिए 106 सुझाव शामिल किए गए। अब देखिए पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र में क्या कहा गया इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ब्रेंटलैंड आयोग की रिपोर्ट से प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 जून 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन किया, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें 182 देशों के 20,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट है। ये 1992 में हुआ था, ब्राजील के रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। फिर है सतत विकास पर जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन। तो रियो शिखर सम्मेलन के 10 वर्ष के बाद सतत विकास का आंकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2002 में जोहान्सबर्ग में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में एक बार फिर सतत विकास को अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का केंद्रीय लक्ष्य माना गया तथा इसको लागू करने के लिए आवश्यक उपायों पर जोर दिया गया। अब देखिए इसके बाद आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो देखिए वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी की चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की पहल पर वर्ष 1992 में फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किया गया था। विकसित देशों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार खतरनाक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती की बाध्यता के लिए यूएनएफसीसी द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय समझौता तैयार करने हेतु वार्ता शुरू की गई। इसके बाद है जलवायु परिवर्तन पर बाली सम्मेलन। तो संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 3 से 14 दिसंबर 2007 को जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, और कीनिया के पर्यावरण मंत्री क्यूथा किबुआना की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में वायुमंडलीय तापमान में बढ़ोतरी के कारण आर्थिक एवं पर्यावरणीय विनाश की आवश्यकताओं से निपटने तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती के मुद्दे पर गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों का ये पूरा का पूरा 9 चैप्टर आज खत्म हो गया। आपके शांति शिक्षा का पूरा राजन सीरीज, पवन सीरीज में पहले ही सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो आप लोग जरूर देख लीजिए। और जहां कहीं कोई भी डाउट है, समस्या है, हमसे बताते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको ढेर सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी। और अगर आपको ये सारे के सारे विषयों के इस तरीके से हाथों से लिखे हुए कंप्लीट नोट्स चाहिए हर विषय के चैप्टर वाइज,
तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। 7705 45 45 49 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको जो भी समस्या हो हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। और ऐप में सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अलग से आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल से बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।